नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ख़ास है, अंत तक मेरे साथ बने रहना। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की मेडिकल टेस्ट में हमें क्या-क्या सावधानी रखनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और जो टेस्ट है वो किस तरह से होता है और कैसे हम छोटी-छोटी बातों को ध्यान रखकर जो मेडिकल टेस्ट उसमें पास हो सकते हैं। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो में हम पूरी चीज़ क्लियर करेंगे, हर चीज़ के बारे में हम डीपली बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम हाइट, वेट और चेस्ट। जैसे कि आपको पता है कि हाइट, चेस्ट और वेट ये तीनों चीज़ फिजिकल के दौरान ही हमारा चेक हो जाता है। लेकिन जब हमारा मेडिकल टेस्ट होता है तब ये चीज़ फिर से चेक की जाती है। हाइट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं और ओबीसी वाले, तो उनको हाइट हाइट चेस्ट वेट उनका जो क्राइटेरिया वो सेम ही है, यानी हाइट के लिए 170 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी। इसमें एससी एसटी और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनको छूट दी जाती है इसमें। बात रही चेस्ट की, तो चेस्ट जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 80 नॉर्मल होना चाहिए और फुलाव के साथ 85 मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। फुलाव सभी के लिए सेम है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के जो कैंडिडेट हैं या फिर एससी एसटी वाले। तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि जो हमारा जो चेस्ट का फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। जनरल और ओबीसी के लिए 80, बिना फुलाए हुए नॉर्मल और फुलाकर 85 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। बात करते हैं वेट की। तो जो वेट है वो एक बीएमआई स्केल होता है। उस स्केल के अकॉर्डिंग हमारा जो वेट है वो मेजरमेंट होता है। जैसे कि जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। वैसे नॉर्मली अगर आप तैयारी-वैयारी करते हो, थोड़ी बहुत रनिंग-वनिंग, तो आपका जो वेट है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, दिक्कत उनको आती है जो थोड़े ज़्यादा मोटे हों या फिर जो थोड़े ज़्यादा पतले हो जाते हैं, तो अंडरवेट की थोड़ी शिकायत आती है। तो वो ज़्यादा इश्यू नहीं रहेगा उस समय, आपका वो चल जाएगा। वहाँ पे बीएमआई स्केल में आप आराम से नॉर्मल पास हो जाओगे इसमें। तो हमने बात कर ली हाइट, चेस्ट और वेट की। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा जो आगे का जो है वह हम बात करेंगे ब्लड टेस्ट के बारे में। खून का परीक्षण। जो ब्लड टेस्ट होता है वो लैब में होता है, या तो जो डिपार्टमेंट है वो आपके वहीं पे करवाएगा या फिर आपको गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल नज़दीकी है वहाँ लेके जाते हैं। तो ब्लड टेस्ट में आपके 2 तरह का टेस्ट होता है। एक तो उसमें होता है आपका हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया जाता है। जनरली क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो 13 से 17 मान लो, 13 से 17 के बीच होना चाहिए। अगर 13 से कम है इसका मतलब आप में खून की कमी है। तो इसका जो नॉर्मल और जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया वो यही है कि आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 13 से 17 के बीच होना चाहिए। दूसरा, ब्लड में ये चेक करते हैं कि आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल है कि बाहर है कि ज़्यादा है। एक वह चीज़ चेक करते हैं। तो मैं आपको शुगर लेवल के लिए बता दूँ कि जिस दिन आपका मेडिकल हो, उस दिन आप चाय मत पीना, कॉफ़ी मत चाय, कॉफ़ी दोनों ही मत पीना आप। और जैसे बिस्किट वगैरह हम कभी क्या करते हैं, सुबह खा के चले जाते हैं, तो उसमें भी क्या थोड़ा मीठा होता है। तो आप जो मीठी चीज़ है, आप उस दिन बिल्कुल अवॉइड करना उस चीज़ को। चाय, कॉफ़ी, मीठा वगैरह बिल्कुल अवॉइड करना है, तो शुगर आपका जब होगा खाली पेट तो उस समय आपका शुगर शो होगा उसमें। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं यूरिन टेस्ट की। यूरिन में खास ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है, जब भी आपको यूरिन टेस्ट के लिए एक छोटी डब्बी होगी वो आपको दी जाएगी, ठीक है? उस दिन आपको पहली बात ये ध्यान रखनी है, उस दिन आपको खूब पानी पीना है। और जब भी आपको यूरिन टेस्ट के लिए जब डब्बी दी जाएगी वो, तो आप जब यूरिन उसमें इकट्ठा करोगे, तो आपको जो फर्स्ट में जो आप यूरिन करते हो ना, वो वाला आपको यूरिन उसमें डब्बे में नहीं इकट्ठा करना आपको। जब मिडल में आपको लगे कि हाँ, मैं हाफ यूरिन हो गया मेरा, उस समय आपको वो यूरिन उसमें इकट्ठा करना है, ठीक है? क्योंकि जो शुरुआत में जो होता है उसमें थोड़ा कचरा होता है, वो आपको नहीं देना है दोस्तों, उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। और उस दिन आपको पानी खूब पीना है। तो आपको कभी जब आपका नंबर आएगा, जैसे नंबर वाइज़ वहाँ रहते हैं, तो आपका नंबर आएगा तो आराम से आपको यूरिन भी लग जाएगी, ठीक है? तो दोस्तों ये होगी अपनी यूरिन टेस्ट। अब देखते हैं हार्ट बीट। डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप लगाकर आपकी हार्ट बीट चेक करता है। हार्ट बीट में क्या होता है दोस्तों, आवाज़ें जो हार्ट में 2 तरह की आवाज़ें होती हैं, वो आपकी मतलब चेक करता है, वो सुनता है कि इसके जो हार्ट बीट है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। तो हार्ट बीट जब आपकी चेक करें तो आपको बिल्कुल नॉर्मली साँस लेना है। ऐसे भी नहीं कि कभी-कभी क्या होता है ना, जैसे हम रोक लेते हैं साँस या फिर बहुत ऐसे हड़बड़ा जाते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। नॉर्मली आपको वहाँ साँस लेना है।
तो आपकी वो हार्ट चेक करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं बीपी। तो दोस्तों जो ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर आदमी का जो हर टाइम है वो अलग अलग होता है, उसमें कोई वो नहीं है कि फिक्स ही रहे। जब भी आपका ब्लड प्रेशर आपका चेक हो तो उस समय आपको एक पानी की बोतल आपके पास रखनी है। उससे क्या होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा। उस समय कभी कभी क्या होता है, आदमी हड़बड़ा जाता है, उस समय जो सिचुएशन होती है वो थोड़ी सी अजीबोगरीब होती है। उस समय आप थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हो नॉर्मली। तो टेंशन में नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहना आराम से, और आपको चेक करवाना है। जो हार्ट बीट है उसका जो स्टैंडर्ड माप होता है वो 120/80 होता है। थोड़ा बहुत अप डाउन इसमें चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सरे की। आपका चेस्ट का एक्सरा होगा, और आपको जब भी एक्सरा करवाया जाएगा तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखनी है, आपके गले में कोई भी आपकी मेटल की वस्तु नहीं हो। जैसे हम क्या करते हैं, सोने चांदी की कुछ पहन के रखते हैं, तो आपको वह चीज़ नहीं रखनी है आपको गले में। तो इस चीज़ का ध्यान, विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों यहाँ तक तो ये सब चीज़ें हो गई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ में भी आई होगी। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ चीज़ें हमें डाउट है, तो आप कमेंट्स करना, मैं उसको फिर से डिटेल में आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं कि फुल बॉडी चेकअप, सर से पैर तक या पैर से सर तक हर एक अंग चेक होता है, और किस चीज़ का हमको ध्यान भी रखना उस समय, वो हम अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, चलो पैर से शुरू करते हैं। जो पैर की अंगुलियां हैं वो आपकी पांचों होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अंगुली गायब हो गई, कट हो गई, या आधी डैमेज हो गई। हाँ, उसमें थोड़ी चोट लगी हो, थोड़ा बहुत हल्का डैमेज चल सकता है। नाखून काट कर आपको जाने हैं। देखो, इम्प्रेशन डॉक्टर पे इम्प्रेशन आपका अच्छा पड़ना चाहिए। आपको अगर पैर की तरफ वो देख रहा है तो आपके नाखून अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पैर थोड़े कचरे वचरे में से हो, थोड़ा सा पैर उसमें धुल कर रखना है यार, थोड़ा मतलब जो डॉक्टर का इम्प्रेशन है वो आप पे अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा इंप्रेशन होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको मान लो कहीं थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की दिक्कत हो रही हो, तो डॉक्टर वो उस चीज़ को इग्नोर कर देगा। आपको पर्सनली देखकर वो इग्नोर कर देगा उस चीज़ को। तो सबसे पहले बात यही करते हैं कि जो आपकी अंगुलियाँ वो गायब नहीं होनी चाहिए, हल्की चोट-वोट हो तो वो चल सकती है। नाखून आपका कटे हुए होने चाहिए, नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, और अंगुली है वो पाँचों होनी चाहिए दोस्तों। अगर एक अंगुली भी गायब हो ना, तो ये आपको समझ लो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। वो आपको आपको मतलब डॉक्टर पे डिपेंड है, वो आपको वहाँ पास करे या ना करे, लेकिन बहुत हद तक चांस ये है कि वो आपको पास वहाँ नहीं करेगा, आपकी एक अंगुली गायब हो गई तो। तो ये तो होगी पैर की अंगुली के बाद। अब बात करते हैं फ्लैट फुट। जो अपना जो तलवा होता है ना पैर का, वो क्या होता है, जैसे अंदर की साइड का है ना, तो ये जो कट होना चाहिए वो थोड़ा सा यूँ होना चाहिए, थोड़ा सा, समझ रहे हो? मतलब थोड़ा सा यूँ गोल इस तरह से होना चाहिए, वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए पैर आपका, बिल्कुल फ्लैट ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका जो तलवा है वो थोड़ा सा हाफ होना चाहिए। और वो हाफ ऐसे राउंड में क्यों मांगते हैं? राउंड में हाफ राउंड इसलिए मांगते हैं क्योंकि जब भी आप रनिंग करते हो ना, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आती। और फ्लैट फुट वाले को ऊपर रनिंग करोगे ना तो उसको दिक्कत है, वो दौड़ नहीं पाएगा उतना। तो ये प्रॉब्लम है। और शूज़ पहनते हैं तो चलना, फौज में क्या फिर चलना भी खूब पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, तो वो वहाँ प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो उसको नहीं रखते। तो ये यहाँ पे हो गई। अच्छा, उसको कभी चेक करने के लिए डॉक्टर क्या, अगर थोड़ा बहुत उसको कन्फ्यूज़ हो ना, तो वो क्या करते हैं, आपको एक पानी के डब्बे में या फिर पानी का जो बड़ा गमला उसमें खड़ा करते हैं, फिर नीचे कागज़ लगा के उसमें आपको खड़ा करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, देखो आपका ये यहाँ पे कर्व नहीं बन रहा है, या जो हाफ राउंड है वो नहीं बन रहा। तो मेजरमेंट इस तरह से वो करते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारी पैर की पिंडलियाँ हैं, जो पैर हैं हमारे जो पीछे की साइड में, तो वहाँ पे नसें होती है। तो नसें क्या, कभी कभी किसी किसी की फूली हुई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है, उसमें देखने पता लग जाएगा कि ये देखो इसी नसें कैसे दिख रही हैं, ऐसे लाइनिंग पूरी ऐसे ऐसे खड़ी खड़ी उसमें नसें दिखती हैं पिंडलियों पर पैर के पीछे। तो आपकी फूली हुई नहीं होनी चाहिए। साथ में दूसरी चीज़, जब हम खड़े होते हैं तो कभी कभी कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनके पैर बिल्कुल पीछे की साइड में चले जाते हैं, जो पिंडलियाँ होती है बिल्कुल पीछे की साइड में रहती है बहुत ज़्यादा। तो वो भी आपका नहीं होना चाहिए, वो भी आपको अनफिट, मतलब वहाँ से अनफिट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं घुटने की। जब हम खड़े होते हैं तो हमारे जो घुटने हैं वो टच होते हैं, तो आपके घुटने भी टच नहीं होते हैं। अब टच नहीं होने चाहिए। अगर आपके घुटने टच हो रहे हैं तो आप इसके लिए बटरफ्लाई कर सकते हो। और रात को अगर आप सोते हो तो अपने दोनों पैरों के घुटनों के बीच में मोटा तकिया लेना, और वो आप रख के सोओगे तो मतलब बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बटरफ्लाई से काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिल ही जाएगा। इसके अलावा मैं एक वीडियो भी अपलोड कर दूँगा,
योग करने का है, एक्सरसाइज करने की, जिससे आप योग और एक्सरसाइज करने से आपकी जो घुटनों की जो टच की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हाथ की। डॉक्टर क्या करता है, आपके हाथ को, दोनों हाथों को मतलब यूँ खड़ा, मतलब सामने यूँ करवा लेता है, ठीक है। ये कैमरे में पूरा नहीं आएगा आगे दोस्तों। तो दोनों हाथों को आपको सामने से करना है। तो उस समय क्या होता है, शायद कभी किसी का ऐसे ऐसे काँपते हैं ऐसे, तो आपको ये नहीं होना चाहिए। ये पाँचों अंगुलियाँ हैं, ये आपकी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एक गायब हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़, अंगुलियों की जो शेप है वो बिल्कुल आपकी सीधी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फायर कैसे करोगे, ठीक है। तो अंगुली की शेप सीधी होनी चाहिए। आपके जो नाखून है वो कटे होने चाहिए, और अंगुली गायब नहीं होनी चाहिए दोस्तों। हल्की चोट कहीं लगी हो, कट मार को, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये सब चीज़ों को हमको ध्यान देना है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपका जो कोहनी का लेवल, कोहनी, ये जो सामने हाथ खड़ा करवाते हैं दोस्तों, सामने मतलब स्ट्रेट, तो जो बाहर का जो लेवल है या बाहर का जो एंगल बताएं, ये एंगल, वैसे तो आपको दोनों हाथ यूँ खड़ा करके डॉक्टर देखेगा। अगर उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा इसके बाहर घूम रहे हैं आपके हाथ, तो वो इक्विपमेंट से चेक करता है। तो ये जो बाहर का जो एंगल है वो 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। आप खुद अपने ऐसे हाथ करके देखना कि मेरा ज़्यादा तो नहीं हो रहा, बाहर ज़्यादा तो नहीं जा रहा। अगर नॉर्मल है तो चलेगा, अगर ज़्यादा होता तो आप चेक करवाना, वो 15 डिग्री से बाहर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात करें अंदर की तरफ, तो अंदर आपका 5 डिग्री तक चलेगा, 5 डिग्री से ज़्यादा है तो आप वहाँ पर अनफिट हो जाओगे। तो ये बात होगी दोस्तों कोहनी की। अब हम बात करते हैं टीथ की, दांतों की। दोस्तों जिस दिन आपका मेडिकल हो, ब्रश करके जाना पहली चीज़, क्योंकि जब आप डॉक्टर आपका दांत देखेगा तो आपके मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए, आपके दांत साफ होने चाहिए। वो दूसरी चीज़, तो दांत है उसके बीच में छेद है, हल्का गैप होता है दांतों के बीच में, दो दांत के बीच में हल्का सा गैप, वो वहाँ आपका चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपका कोई दांत बिल्कुल निकला हुआ है, जैसे जाड़ उखड़ी होती है, किसी के दांत निकले होते हैं, वो वहाँ पे आपको दिक्कत कर सकता है। हालांकि जो दांतों में ना बहुत सारे पॉइंट होते हैं, कि जाड़ के ना अलग पॉइंट होते हैं, जो पीछे जाड़ होती है ना उसके अलग पॉइंट होते हैं, आगे वाले दांतों के अलग पॉइंट होते हैं। तो आपका वो देख लेते हैं, थोड़ा बहुत कहीं टूटा हुआ हो, हल्का डैमेज हो, तो वहाँ चलेगा, वो पॉइंट में आप पास होनी चाहिए उस पॉइंट में, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ये बता दिया, जैसे कि बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम ये भी होती है ना कि जैसे कि दांत में कीड़ा लगा होता हो तो केप लगी हुई, केप लगाते हैं, तो क्या हमारी केप चलेगी? बिल्कुल दौड़ेगी आपकी केप, चलेगी नहीं, दौड़ेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मसाला बनाया हुआ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आरसीटी करवाते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। बस इतना ही है कि आप तक अभी तक जो आपके दांत सेफ है, तो आपको सेफ बचा के रखना, उसको डैमेज नहीं करना उसको, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नाक की तरफ। जनरल क्या होता है, जो नाक के, हाँ, उसकी शेप हमेशा सीधी होनी चाहिए। कुछ की देखते हैं टेढ़ी होती है यूँ, ठीक है, ऐसे टेढ़ी होती है नाक। तो नाक आपकी टेढ़ी होने से उसमें क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो नाक की हड्डी है या तो वो आपकी बढ़ रही है, या फिर नाक पे जो मांस है वो मांस आपका बढ़ रहा है। उससे दिक्कत क्या होती है, उससे दिक्कत ये होती है कि जब भी आप सोते हो रात को, तो आपको या तो नींद में दिक्कत आएगी, आप खराटे लोगे, या फिर आपको सांस प्रॉपर नहीं आएगी, ठीक है। तो डॉक्टर उससे चेक करता है। तो आपकी ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी अगर आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम है पहले, तो पहले ही आप उनका ट्रीटमेंट करवा लो, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए आपको। तो ये होगी अपनी नोज पर। अब हम बात करते हैं आँख के बारे में। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो, ये मैं बोलूँगी जो टेस्ट है बॉडी पार्ट का, वो सबसे महत्वपूर्ण है आँख का, आई का, ठीक है। आँख की बात करें तो दोस्तों आँख में डॉक्टर हमारे क्या चेक करता है, सबसे पहले तो वो कलर विजन चेक करता है। तो कलर विजन के लिए उसके पास एक डायरी होती है, उस डायरी में ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, कलर विजन की प्रॉब्लम है, और 3 लिखा होता है उसमें डॉट डॉट से, और वो डॉट डॉट से ग्रीन, तो या तो उसको 3 जो लिखा होता है वो या तो दिखेगा उसको 8, या फिर उसको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात होगी कलर विजन की है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है, तो भाई वो उसके लिए मेजर प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले क्या होता था, डिपार्टमेंट पहले ऐसे ही भर्ती कर लेता था, और अभी जो लोग डिपार्टमेंट भर्ती हैं जिनको कलर विजन है, अभी डिपार्टमेंट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कलर विजन है, कलर ब्लाइंडनेस है, क्योंकि बहुत समय पहले भर्ती हो गए थे, आज से 15 20 साल 25 साल पहले।
और अभी उनका प्रमोशन है, जैसे कोई सिपाही से हवलदार बन रहा है या हवलदार से एएसआई बन रहा है या एएसआई से एसआई या एसआई से इंस्पेक्टर, तो अभी उनको प्रमोशन में दिक्कत आ रही है। लेकिन अभी वो डिपार्टमेंटली मुद्दा है यार उनका, वो मतलब चल रहा है अभी कोर्ट केस, तो विजय तो उनको मिलेगी उसमें, लेकिन कहना मतलब है ये इसमें दिक्कत आएगी। दूसरी चीज़, एक छोटी डायरी होती है, छोटे-छोटे अक्षर लिखे होते हैं। डॉक्टर क्या करेगा, आपसे वो पढ़वाएगा, बिल्कुल छोटे अक्षर। उसके पीछे 2 रीज़न है, एक तो आपकी आँख वहाँ से वो चेक कर लेता है कि आप कितना छोटे अक्षरों को पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़, आप जो बोल रहे हो, हकला तो नहीं रहे हो, तुतला तो नहीं रहे हो, स्पष्ट बोल रहे हो, वो चीज़ इसमें वो चेक करता है। अब बात करते हैं तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़। एक बॉक्स देखा होगा आप लोगों ने दोस्तों, कभी हॉस्पिटल में, जिसमें ABCD 1 2 3, तो उस बॉक्स पे ABCD 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ लिखे होते हैं आकृति, और वो हमसे कुछ दूर डिस्टेंस से हमसे पढ़वाता है। तो पढ़वाता कैसे है, एक आंख बंद करके उस एक आंख पे गत्ता या कवर लगा देगा और फिर पढ़वाएगा कि इसमें ए लिखा है कि बी लिखा है, वो वहां से इशारा करेगा ये पढ़ना है आपको, ये ऐसे एक जैसे मान लो कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इस तरह से वो पढ़वाएगा। फिर वो दोनों आंखों से पढ़वाएगा आपको। तो ये हो गया दोस्तों अपनी आंख चेक का। तो 3 तरीके से मैंने बताया, कलर विजन चेक करता है, जिसमें किताब होती है, उस किताब में न्यूमेरिकल होता है, अल्फाबेटिक होता है और एक वे होता है, ठीक है। दूसरी छोटी सी बुक होती है, छोटे अक्षर होते हैं, जिसमें आपकी वो चेक करता है कि आप हकला रहे हो, तुतला तो नहीं रहे हो। दूसरी आपकी आँख की वहीं से भी चेक हो जाता है कि आप बारीक अक्षरों को पढ़ पा रहे हो। तो दोस्तों अब लास्ट में बात करते हैं कान के बारे में। सबसे पहले जब भी आपका मेडिकल हो, उससे लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीने पहले आप अपने कानों की सफाई करवा के जाना। दूसरी चीज़, आपके अगर कानों में मवाद आती है, या जिसको कान बहना बोलते हैं, अगर आपके कान से मवाद आती है तो उसका आप ट्रीटमेंट पहले ही करवा लेना। कान सफाई करके जाना। कान के पर्दे हैं वो फटे हुए नहीं हुए हो, छेद नहीं होना चाहिए, वो जो आप पहले ही चेक करवा लेना। तो दोस्तों ये रही अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन मेडिकल टेस्ट में क्या-क्या होता है। साथ में मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, तो उसका आप ट्रीटमेंट अभी से करवा लो, और अभी इसे करवा लोगे तो फ़ायदा ये होगा कि आपको पता भी लग जाएगा कि कहाँ-कहाँ तक मैं ठीक हूँ, कहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको पता लग जाएगा उस चीज़ के बारे में, और आपको जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, वो आराम से, आसानी से आप ठीक करवा सकते हो। आपके पास खूब टाइम रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा, और मैंने हर चीज़ इसमें बताई। साथ में हाँ, मैंने कुछ चीज़ छोड़ दी हैं, जैसे कि टैटू। हल्का टैटू हो तो चलेगा, छोटा टैटू। ऐसे नहीं हो कि पूरा बाजू ही बनवा लो टैटू का, पूरा बाजू नहीं होना चाहिए। छोटा टैटू हो तो वहाँ चलेगा आपका, वो पास कर देते हैं। बड़ा टैटू होगा तो नहीं चलेगा, आप अनफिट हो जाओगे इसमें। इस पे बहुत बड़ा मुद्दा बवाल चल रहा था टैटू का, तो टैटू मत बनवाना। अगर आप टैटू ज़्यादा शौकीन हो तो कृपा करना इस चीज़ के लिए। अगर फौज में आना चाहते हो, वर्दी के शौकीन हो सब, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ रही पाइल्स की, और एक है प्राइवेट पार्ट की। पाइल्स की हम बात करें तो वो आप चेक, आपको नॉर्मली पता लग जाता है यार कि वो पाइल्स है कि नहीं है, ठीक है। अगर है तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लेना, हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। और बात करें प्राइवेट पार्ट्स की, तो इसके लिए अलग से वीडियो रख लेते हैं, या फिर इसमें देखो मोटा मोटा ऐसा है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं इसमें जो जनरली आप लोगों को पता होती है, वो चीज़ें इसमें ज़्यादा मतलब इफेक्ट नहीं करेंगी आपको, जो आप, तो इसमें ऐसे कर लेंगे यार, अपन एक अलग से वीडियो बना लेंगे इसका, और इसके छोटा वीडियो रखेंगे, उसमें इसकी पूरी डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, क्या है क्या नहीं है, तो ज़्यादा इश्यू वाली चीज़ नहीं होगी इसमें आपको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और किसी तरह का और वीडियो आपको चाहिए SSGD से रिगार्डिंग, तो हम उस पर भी वीडियो अच्छे से बनाएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद। खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो।